कोविड-19 से हम सब भली भांति चित परिचित ही नहीं बल्कि भयभीत भी है। समाज में सभी वर्गों ने कुछ न कुछ खोया है इस आपदा की घड़ी में। लेकिन समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने सब कुछ खो दिया। अगर हम उसके खोने की बात कहें तो उसने अपना मानसिक संतुलन खोया है और सबसे ज़्यादा अगर उसने झेला है तो शारीरिक प्रताड़ना झेली है। और वहीं अगर बात कहें तो उसने आर्थिक कष्ट भी झेला है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। आज हमारे साथ पी जैस्मिन अली सितारा मैडम हैं, लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। तो आज हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे उनके विभाग के बारे में और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो नमस्कार जैस्मिन मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुरुआत जो करेंगे इस कार्यक्रम की, विभाग के बारे में तो बहुत सी बातें करेंगे लेकिन कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। मैम, अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो आपका जो सिविल सर्विसेज में जाने का जो इरादा है वो बचपन से था या आपको पढ़ते पढ़ते इसमें इंटरेस्ट आया कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स देनी है और उसको क्रैक करना है? यस, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम्स तभी से मुझे ये रुचि थी कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को ही क्रैक करना है, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को इसमें हेल्प कर सकूं और उनके लिए मदद कर सकूं। जैसे सिविल सर्विसेज माने कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये डिपार्टमेंट मिला या आपकी इच्छा थी कि मैं इस विभाग में जाऊँ? नहीं, मेरी ये चॉइस थी। मैंने अपने चॉइस से लेबर डिपार्टमेंट लिया है। वैसे मुझे और भी ऑप्शंस थे लेकिन मैंने अपने चॉइस से उस लेबर डिपार्टमेंट को चुना है। उसका मकसद ये था कि ऐसा वर्ग जो हम जिसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या हम उसको उसकी जो राइट्स हैं हमको उसको प्रदान करना है, इस वजह से मैंने ये डिपार्टमेंट चुना था। मैम, जैसे आपने सिविल सर्विसेज में इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं, आपके मैं फैमिली के बारे में अब जानना चाहूँगी कि आपके फैमिली में भी पहले कोई सिविल सर्विसेज में था या अब आने वाली पीढ़ी सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है? मेरी फैमिली में सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है, पर मेरे फादर जो हैं वो बीएचएल के एम्प्लॉय रहे हैं और बीएचएल टाउनशिप से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा मोटिवेशन सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा गया कि वो करना चाहती थी मैं ये कोशिश करूँगी और उम्मीद रखती हूँ कि मेरे फ्यूचर में मेरे बच्चे भी इस लाइन में जाएं। तो मैम, आपके बच्चों के बारे में बताइए कि क्या वो भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? जैसे मेरी कई बार चर्चा होती है बच्चों से तो उनका इंटरेस्ट भी रहता है, क्योंकि वो मेरे को काम करते देखते हैं तो उनका भी ऐसा उद्देश्य रहता है कि अगर हम एक सोसाइटी एक वर्ग के लिए कुछ मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारी लाइफ का उद्देश्य कुछ ना कुछ होना चाहिए, केवल जीना और अपने लिए काम करना सब कुछ नहीं होता है। यदि हम कुछ लोगों के लिए कुछ मदद कर सकें वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो उनका भी ऐसा रुझान है कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाएंगे। जैसे हम अगर बात करें अभी लॉकडाउन की, तो इसमें आप जिस डिपार्टमेंट से मतलब जुड़ी हुई है, लेबर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो पूरा समय तो आपका इसी में गया। तो फिर लॉकडाउन में कई लोग तो घर में रहे लेकिन आपको रहने को नहीं मिला होगा, तब तो कोई शिकायतें भी होगी कि 3 महीने की इतनी लंबी छुट्टियां मिली सबको और आपको नहीं मिली। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा फोकस जो था वो माइग्रेंट लेबर्स पे रहा और जब से लॉकडाउन लगा है और अभी तक हम लोग निरंतर और रेगुलर अपने काम पे जा रहे हैं। हम लोग क्योंकि बहुत सारे मज़दूर जो यहाँ थे जो अपने घर जाना चाहते थे उनके लिए अरेंजमेंट्स करना, जो मज़दूर बाहर से आए हैं उनको पहले अरेंजमेंट्स यहाँ करना और ये सब कामों में जुड़े रहे हैं। तो पूरा समय हमारा लॉकडाउन का सेवा और विभागीय कार्य में ज़्यादा बीता। लेकिन फिर भी आप कैसे समय निकालती हैं बच्चों के लिए इतना बिजी रहने के बाद? समय चुराना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम समय को अगर कोशिश करेंगे कि समय मैं निकालूंगी या बैठूंगी तो नहीं हो पाएगा। तो समय हमको चुराना पड़ता है। तो मैंने वही काम किया, मैंने समय को चुराया। जहाँ से भी मेरी कोशिश थी, जहाँ से भी मुझे थोड़ा भी वक्त मिलता था तो मैं अपने बच्चों के साथ पूरा स्पेंड करती थी। उनके साथ खेलना, उनकी प्रोग्रेस पूछना, उनके क्या दिनचर्या चल रही है और क्या वो कर रहे हैं, क्या चाहते हैं करना, उनके साथ एंजॉय करना पूरा। वैसे मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से कि उनके साथ भी उतना ही समय दे पाऊँ जितना मैं अपने काम को देती हूँ। मैम, इतना बिजी रहने के बाद भी अगर हम बात करें कि आपकी और भी कोई हॉबीज़ होगी या आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, क्या आप शौक रखती हैं? मेरी हॉबीज़ बेसिकली मैं गार्डनिंग की तरफ बहुत मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरी कोशिश रहती है कि सुबह के वक्त कुछ आधा पौन घंटा मैं अपने गार्डन को ज़रूर देना पसंद करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं नेचर की तरफ मेरा झुकाव है। तो मुझे अच्छा लगता है वो।
तो आज आप यहाँ हमारे इस महुआ हाउस में बैठे, तो आपको यहाँ कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील, बहुत रिलैक्स्ड और बहुत कूल, अच्छा लग रहा है यहाँ। आज के सिनेरियो की बात करें, जैसे कोविड-19 जो महामारी पूरे वर्ल्ड में लोग इसे झेल रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपके विभाग में बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि जहाँ हमारी रोजी रोटी रहती है, हम लोग वहाँ जाके नौकरी करते हैं। चाहे आप हो, हम हो, चाहे हमारा मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारे श्रमिक भाई बहन हो, यहाँ नहीं तो दूसरे जगह काम, कहीं तीसरे जगह काम, ऐसा उनका चलता है। अब हम यदि कोविड की बात करें तो कोविड में अभी तक तो ये था कि हमको ये जानकारी ही नहीं होती थी कई बार कि हमारे यहाँ कितने मज़दूर काम कर रहे हैं या हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों के कितने मज़दूर काम कर रहे हैं। जब ये कोविड-19 की स्थिति उत्पन्न हुई तो लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो तब ये ध्यान में आया सभी को कि ऐसा बड़ा वर्ग है हमारे पास, ऐसा बड़ा मज़दूरों का वर्ग है, श्रमिकों का वर्ग है जो अन्य प्रदेशों से हमारे यहाँ आके काम करते हैं और मध्य प्रदेश के निवासरत मज़दूर हैं, वो अन्य प्रदेशों में जाके भी काम करते हैं। जब ये लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और ये कहा गया कि अभी कोई भी काम नहीं करेगा, लॉकडाउन रहेगा संपूर्ण, ऐसी स्थिति में इन मज़दूरों पे सबसे बड़ी समस्या आई कि इन मज़दूरों को अपने घर जाना पड़ा और उसी दौरान विभाग की जो दायित्व है, विभाग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी, वो बहुत बढ़ गई कि इन मज़दूरों को कैसे उनके प्रदेशों में और बाहर जो मध्य प्रदेश के निवासी मज़दूर हैं उनको कैसे बाहर के प्रदेशों से अपने ज़िले, अपने प्रदेश में लाया जा सके। तो इस दौरान विभाग की बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। जैसे हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के ही कई मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे और इस पेंडेमिक के टाइम वो लोग यहाँ वापस आए। जी। तो अब वो वापस यहाँ से पलायन न करें, तो उसके लिए आपके विभाग के क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या काम चल रहा है? जब हम ये पूरा आंकड़ा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कुल ऐसे 7 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर निवासरत थे और जो हमारे मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। इस पेंडेमिक के दौरान ये जितने मज़दूर जो बाहर काम करते थे मध्य प्रदेश के, वो सारे मज़दूर जो हैं वो लौटकर वापस आए हैं और अपने ज़िले, अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले में आए हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अराइज़ हुई वो ये आई कि इन मज़दूरों को हम कैसे सहायता प्रदान करें, इन मज़दूरों के लिए हम क्या ऐसा करें कि ये वापस लौट के न जाएं और अपने ही राज्य, अपने ही ज़िले में ये रह जाएं। इसके लिए सरकार की ये पहल आई कि सबसे पहले उन्होंने इन मज़दूरों का पंजीयन किया। अब ये जो पंजीयन हुआ है, ये प्रवासी श्रमिक पोर्टल एक है, शासन का दिया हुआ पोर्टल है। इस पोर्टल पे उन मज़दूरों का पंजीयन हुआ। अब दूसरी स्टेप में अगर हम देखें, दूसरी समस्या जो ये आई वो ये आई कि ये मज़दूर बाहर ना जाएं। तो बाहर नहीं जाने के लिए शासन ने एक योजना निकाली जिसको नाम दिया रोजगार सेतु। इस रोजगार सेतु के तहत ये कार्रवाई हुई कि ऐसे कितने नियोजक हैं, कितने एम्प्लॉयर हैं, कितने मालिक हैं जो मज़दूरों को नौकरी या अपने यहाँ काम पे रख सकते हैं। इसके बारे में सर्वे हुआ। अब सर्वे हुआ तो ऐसे हमारे यहाँ लगभग 19,000 से ज़्यादा नियोजक ऐसे हैं जो अपने यहाँ मज़दूरों को रखने के लिए तैयार हैं। इनका आंकड़ा भी ये पोर्टल पे उल्लेखित है। पोर्टल पे यदि हम जाके देखेंगे तो हमारे पास श्रमिक संख्या मिल जाएगी, और हमारे श्रमिक पास किस नियोजक के पास गया है? यस, नियोजक संख्या मिल जाएगी कि कितने ऐसे नियोजक हैं जो इन मज़दूरों को काम देने के लिए तैयार हैं। इस योजना का नाम था रोजगार सेतु पोर्टल। अब इसी रोजगार के तहत ये प्रयास रहेगा शासन का कि इन मज़दूरों को, इन नियोजकों को जिनको की डिमांड है लेबर की, उनके यहाँ रखवा दिया जाए ताकि ये मज़दूर वहीं का वहीं रहें और इनको काम भी मिल जाए। मेन उद्देश्य ये था कि इनको काम मिल जाए। काम की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आर्थिक परेशानी होती है, फैमिली की परेशानी होती है। तो सबसे पहला टारगेट शासन का ये रहा कि इन मज़दूरों को नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाएगी तो ये वहीं रहेंगे और फिर ये पलायन करके दूसरे प्रदेश जहाँ से लौटे हैं वहाँ पे ये नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो रोजगार तो सीमित है, और रोजगार सीमित होने के बाद में अब इतने लोग, इतने मजदूर वापस आए हैं, फिर इनके रहने की जगह, या हम कहें रिहैबिलिट करने के लिए भी कोई योजना है? बिल्कुल बिल्कुल, इनके रिहैबिलिटेशन का जब ये नौकरी पाएंगे, अभी पूरी शासन का पूरा अमला इसी में लगा हुआ है कि इनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। अब बात आएगी कि उनको रिहैबिलिटेट करें
तो रिहैबिलिटेट मतलब उनके परिवार को भी पूरी योजनाओं का फ़ायदा देना, उसके स्कीम्स का फ़ायदा देना, ताकि उनका परिवार भी सुखी रहे और समृद्ध रहे। इसके लिए हमारे यहाँ श्रम विभाग की यदि बात करें तो हमारे यहाँ संबल योजना है और दूसरा है भवन निर्माण कर्मकार मंडल की योजना। इन दोनों ही मंडलों में भवन निर्माण में लगभग 22 स्कीम्स हैं, संबल योजना में भी 10 से 12 स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स ऐसी स्कीम्स हैं कि जो मज़दूर वापस आया है हमारे यहाँ, उनके परिवार को उसमें योजनाओं का लाभ देना है। रोजगार सेतु पोर्टल पे जब प्रवासी श्रमिक का पंजीयन हो गया है, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम ये जा रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। तीसरे स्टेप में ये रहेगा कि इन प्रवासी श्रमिकों को इन दोनों ही मंडल की योजनाओं के अंतर्गत हम पंजीबद्ध कर लें। जैसे ही ये पंजीबद्ध की कार्रवाई प्रोसेस अभी चल भी रही है, जैसे ही ये पंजीबद्ध हो जाएंगे, इनको सारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। उन योजनाओं में जैसे उनके बच्चियों की शादी के लिए पैसा मिलता है, उनके घर में यदि डिलीवरी होती है तो प्रसूति सहायता मिलता है, उनके बच्चों को कक्षा 0 से लेके कक्षा 1 से लेके वो PhD तक करेंगे तो उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। यदि वो टेक्निकल लाइन में जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, उसमें भी उनको लाभ मिलता है, चिकित्सा मिलती है। मृत्यु होती है यदि उस श्रमिक की, तो मृत्यु सहायता भी उसको प्राप्त होती है। वैसे जनरली अगर हम देखें तो डायरेक्ट मजदूर भी आपके पास शिकायत के लिए आते हैं या नियोजक के यहाँ से जो यूनियन होते हैं, मजदूर यूनियन होते हैं, वहाँ से शिकायतें आती हैं? हमारे पास सीधे भी आती हैं शिकायतें, किसी भी रूप में आ सकती हैं। भाई अगर जैसे मजदूर नहीं आ पाता है तो वो किसी यूनियन से भी करा सकता है, वो स्वयं आ सकता है तो वो स्वयं भी करा सकता है। तो किसी भी रूप में अगर मजदूर आता है अपनी शिकायत लेके, तो हमारा ये दायित्व रहता है कि हम उसके आवेदन पे उसकी कार्रवाई संपादित करें। ये जैसे प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए सरकार ने मदद की, लेकिन जो मजदूर ऑलरेडी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही निवासरत है, उनको किस तरीके से आर्थिक सहायता दी गई है? और उनके लिए भी, क्योंकि लॉकडाउन में तो उन्हें भी काम नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मजदूर तो हमारे यहाँ पहले से ही पंजीबद्ध हैं। जो मजदूर यहीं के निवासी हैं और यहीं पे रह के अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए भी शासन ने इन्हीं दोनों मंडल के तहत उनका पंजीयन किया हुआ है और पंजीयन के तहत उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन में उनको काम नहीं था और उनके लिए आर्थिक संकट खड़ी हो रही थी, इसके लिए भवन निर्माण मंडल ने उनके यहाँ जितने पंजीबद्ध मजदूर थे, उन मजदूरों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये की राशि उन्होंने ट्रांसफ़र की है, ताकि उनको आर्थिक मदद उसमें मिल सके। इसके साथ साथ ही उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके घर परिवार के लिए जो जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ वो समय समय पर शासन द्वारा दिया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि समय समय पर दिया गया, और शायद लॉकडाउन में यही श्रमिकों के घर घर तक सरकार ने राशन भी पहुंचाया है। बिल्कुल उनको जो नियमानुसार राशन देने का प्रावधान था, उसमें उनको राशन भी दिया गया है। सरकार की जो नई नई योजनाएं थी, उसके तहत आपने मजदूरों की बहुत हेल्प करी, सेवा करी, आर्थिक रूप से भी, और जो संबल देना चाहिए उन्हें, वो संबल देने का भी प्रयास किया। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी कि मजदूर जिन्हें योजनाओं के बारे में पता नहीं है, वो कैसे उन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और लाभ ले सके सरकार की योजनाओं का? सभी मजदूर भाई बहनों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो श्रमिक वर्ग के लिए चल रही हैं और हम उसके लाभ लेने से वंचित कहीं ना कहीं रह जाते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि हम उसका लाभ पूर्ण रूप से लें, इसके लिए थोड़ा हमको प्रयास करना पड़ेगा। अगर कोई कंप्यूटर से जानने वाले लोग हैं जो मोबाइल ऐप चलाते हैं, वो मोबाइल पे भी आपको सारी स्कीम, सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी। यदि आपको कहीं भी दिक्कत जा रही है, तकलीफ़ जा रही है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीक आपका वार्ड या आपका ग्राम पंचायत, आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। ये दोनों ही जगह, ये दोनों ही दफ्तरों में आपको शासन की जितनी योजनाएं हैं, श्रमिक वर्ग से रिलेटेड, अन्य वर्गों से रिलेटेड, आपको पूरा यहाँ पे वार्ड कार्यालय और जनपद कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। थोड़ा समय निकाल के मेरे श्रमिक भाई बहन, आप इस वार्ड कार्यालय, जनपद कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय आप जाइए। आप जाएंगे तो आपको सारी योजनाओं का जानकारी मिलेगी। आप अपना पंजीयन कराइए। पंजीयन कराने के उपरांत आपको ये सारी योजनाएं तत्काल प्रभाव से मिलने लगेगी। तो आप सबसे मेरा ये अपील है, व्यक्तिगत अपील है, शासन की तरफ से अपील है, विभाग की तरफ से अपील है कि आप इसका योजनाओं का लाभ लें, ताकि आपकी आर्थिक, सामाजिक सब तरफ से
आपका प्रोग्रेस हो, आप उसमें बढ़ें और शासन की योजनाओं का लाभ ले सकें। जैसे मैम हम मनरेगा की बात करें तो मनरेगा एक अलग ही विभाग है, उसके तहत भी श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है और लेबर डिपार्टमेंट भी है, वो भी श्रमिकों को रोजगार देता है। तो दोनों में कैसे कोऑर्डिनेशन हो पाता है कि जो मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत काम मिल जाए या कोई दूसरा काम मिल जाए? जैसे हम प्रवासी श्रमिकों की बात करें और रोजगार सेतु पोर्टल जो उनके लिए बनाया गया है, इसमें शासन का ये प्रयास है रोजगार सेतु के माध्यम से कि जो मजदूर हमारे आए हैं और जहां वो निवासरत हैं वहीं उनको काम मिल सके, ताकि उनको अपने घर से दूर न जाना पड़े और वहीं का वहीं वो काम कर सकें। इसके तहत ही ग्रामीण पंचायत विभाग की तरफ से और हमारे विभाग की तरफ से कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें जो पंजीकृत मजदूर हैं, जो श्रम पोर्टल पे, संबल पोर्टल पे जो पंजीकृत मजदूर हैं, उन मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा सके और जॉब कार्ड उपलब्ध होगा तो उनको वहीं का वहीं काम मिल सकेगा। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि पंचायत ग्रामीण विकास के अधिकारियों से टाई अप करना, टाई अप करके उनको वो सूची उपलब्ध कराएंगे जो वर्कर्स उनके यहाँ उनके क्षेत्र में निवासरत हैं, ताकि उन मजदूरों को वो जॉब कार्ड बना के वहीं का वहीं वो मनरेगा के तहत काम उपलब्ध करा अपने ही सकें। गांव में उपलब्ध हाँ कराएं। जी, बिल्कुल। मैम आपने बहुत सी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कई बातें शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी बात कही। थैंक यू सो मच। तो आज के कार्यक्रम में हमने कोविड-19 से जो मजदूर प्रताड़ित हुए हैं, जिन्हें बहुत कष्ट झेला है, उनके बारे में सरकार की कौन कौन सी योजना है, उसके बारे में हमने आज आपको बहुत सी बातें कही। तो आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।